सरकार का पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आपने राजस्थान के एक ऐसे विद्यालय को चुना जिसमें बहुत बढ़िया बच्चे हमारे साथ में काम कर रहे हैं और मुझे उन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और इसी के रूप में आज का जो प्रेजेंटेशन है वह 4 तारीख वाला पुनः हम टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक है ग्लोब एवं मानचित्र। आपने उसमें देखा कि हमने किस तरह से बच्चों को बिना किताब के ही ज्ञान दिया कि किस तरह से ग्लोब को देखते हुए या मानचित्र को देखते हुए ही हम बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। आज 6 तारीख को पुनः हम इसी विषय पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी बच्चों को। नमस्कार। कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छे। पढ़े हम लोग फिर से? क्या पढ़ा था परसों पर? क्या पढ़ा था हमने? ग्लोब एवं मानचित्र। ग्लोब एवं मानचित्र। ग्लोब एवं मानचित्र। आप में से मुझे कौन बताएगा कि ग्लोब क्या होता है? शाबाश, बताओ। शाबाश। किसने क्या बोला? किसी को सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? शाबाश। किसने क्या बोला? क्या यहाँ सुनाई दिया? क्या बोला इसने यहाँ? पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। शाबाश। आपको ये बात समझ में आई कि ग्लोब क्या है? जैसी हमारी पृथ्वी है उसको हम एक बार में ही देख पाए, उसका ये रूप है। यानी हम देख पाए कि हमारी पृथ्वी कैसी है। तो क्या हमें पता लग रहा है हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी इस तरह की गोल है। अगर हम नहीं देखते तो हो सकता है हम बोल देते कि हमारी पृथ्वी तो चपटी है या हमारी पृथ्वी तो किसी और आकार की है, त्रिभुजाकार भी हो सकती थी। पर जब हमने देख लिया इसका प्रतिरूप तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये कैसी है? गोल है। हमने उस दिन बहुत सारी चीजें इसमें देखी थी। रंगों के बारे में देखा था इसके अंदर हमने इसमें भूभाग के बारे में देखा था और हमने इसमें समुद्री भाग यानी पानी वाले भागों के बारे में भी देखा था और हमने बहुत सारी बातें भी की। इसी के साथ हमने यह भी देखा कि इसी के तरीके का एक ये मानचित्र भी होता है। और मानचित्र कैसा होता है? समतल, चपटा, सपाट होता है। जबकि पृथ्वी चपटी है क्या हमारी? नहीं है। परंतु पृथ्वी इतनी बड़ी है कि वो हमें चपटी मालूम होती है। अगर हम हमारे नीचे जमीन देखते हैं तो जमीन कैसी लगती है? हमारे को चपटी लगती है। तो इस पर हम किसी भी तरह का नक्शा बना सकते हैं। तो नक्शा हमेशा सपाट बनाया जाता है, जबकि नक्शा बनाते हुए बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि क्यों ये सावधानियां रखनी चाहिए और ग्लोब का महत्व क्या है और इसका महत्व क्या है। हमने उस दिन देखा था कि ग्लोब के चारों तरफ बहुत सारी लाइनें बताई थी मैंने आपको उस दिन। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? ये वाली आड़ी भी है और सीधी भी है। सीधी है ये रेखाएं? है क्या ये रेखाएं सीधी? जो कहां से शुरू हो रही है? यहाँ से शुरू होकर और यहाँ नीचे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर के सिरे से लेकर नीचे के सिरे तक जा रही है। और बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ से यूं शुरू होकर ये देखो पूरी जा रही है, गोल जा रही है। एक ऊपर फिर उसके नीचे बहुत सारी जाती जा रही है। ठीक है। तो हमने ये बात उस दिन की थी कि हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। हमने बात की थी कितनी बड़ी है और हमने नापा नहीं था उस दिन। नहीं नापा था ना? तो चलो आज देखते हैं भूमध्य रेखीय परिधि यानी कि भू का मध्य। अगर हम इसको काटते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? भू का मध्य, इसका मध्य का मतलब बीच। शाबाश। तो हम इसका बीच कैसे करेंगे बताओ? काट के बीच, यानी ये वाला बीच हो गया। तो जो भू को 2 भागों में बांट दे, मध्य से काट दे, उस रेखा को, समझ आया? भू के मध्य
परिधि, परिधि यानी जो पूरा उसका गोला आएगा, ये परिधि, हाँ भुजा बिल्कुल एक तरीके की हो गई। उसकी कितनी किलोमीटर लिखी है? 40,075 किलोमीटर। ये अनुमानित है, लगभग है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं चलना हमारी पृथ्वी पे, हम यूं चलते चले तो 40,075 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा भूमध्य रेखा में, यहाँ से वापस यहाँ। ऐसा है ना? ठीक है, आगे तो क्या यहाँ पे भी इतना ही चलना पड़ेगा हमें? नहीं, क्योंकि यहाँ आकर ये छोटा हो रहा है, तो यानी कि इसकी परिधि भी कम हो जाएगी। और ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि कितनी बता रहा है ये? 40,008 किलोमीटर। यानी यहाँ पर तो कितनी थी? 75 और कम हो गई कितनी? 40,008 किलोमीटर। अच्छा, ध्रुव क्या होते हैं? ध्रुव यानी कोने, ध्रुव यानी कोना, ऐसा होता है। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर सबसे ऊपर का पॉइंट, जिसको हमने एक माना, एक बिंदु तो मानना ही था हमें, और एक नीचे का बिंदु। इन दो बिंदुओं को हमने क्या कहा? ध्रुव कहा। क्या कहा इनको? ध्रुव कहा। और आप देखिए कि इस तरह के ध्रुव अलग से दिखने पर पृथ्वी पे कहीं नहीं है। आप सोचो कि हम हमारी पृथ्वी को जाके चंद्रमा पे चले गए और हमने पृथ्वी उठा ली, तो ऐसा हो सकता है क्या? और फिर हम उसमें छेद करके बताएंगे कि ये वाला ये ध्रुव है और ये वाला ये ध्रुव है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काल्पनिक है, कल्पना नहीं बना दिया हमने। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने जो कल्पना है वो सच्चाई के साथ ही डाली है ना। यानी कि ध्रुव तो है उसके अंदर, परंतु कुछ काल्पनिक बिंदु हैं जिनको हमने पूर्णतः उस ध्रुव को मान लिया। ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये रेखाएं, बात की अभी हमने रेखाओं पे। ये रेखाएं आपको इसमें भी दिखेंगी। जब आप इसका नक्शा देखेंगे तो इस नक्शे में भी आपको क्या दिखेंगी? रेखाएं। अच्छा देख के बताओ, इसमें दिखती हैं क्या रेखाएं? ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या रेखाओं के? क्या लिखा है रेखाओं के ऊपर? ये यहाँ से ये रेखा शुरू हुई है, ये तो कुछ लिखा है इनके ऊपर? क्या लिखा है? कुछ गिनती लिखी हुई है, लिखी हुई दिख रही है? लिख रही है। और इधर भी कुछ रेखाएं दिखती हैं क्या आपको? है क्या? यानी आड़ी रेखा भी है और कौन सी रेखा भी है? देखो, आपको आड़ी रेखा दिखी और सीधी रेखा भी दिखी, दिखी सबको? शाबाश। यानी मैप में भी वही होता है जो हमारे इसमें होता है, ग्लोब पे। देखते हैं हम, जो रेखाएं आड़ी चलती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? यहाँ से जो ये रेखा चल रही है ये पूरी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो रेखाएं मैंने देखिए चिन्ह भी बनाया, चिन्ह से समझ में आ जाना चाहिए कि एक बिंदु से नीचे दूसरे बिंदु को जो रेखा जोड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? कौन सी रेखाएं बोलते हैं? अगर आड़ी रेखा है, इस तरह से कोई रेखा है तो उसे अक्षांश रेखा बोलेंगे। और इसी के साथ अगर सीधी रेखा है ग्लोब के ऊपर तो कौन सी रेखा होगी? देशांतर रेखा होगी। देशांतर रेखा ध्रुव से शुरू होगी और नीचे के ध्रुव तक जाएगी। तो ये कोई अगर ऊपर का ध्रुव है तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? सोचो, हाँ बताओ। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। क्यों उत्तरी ध्रुव क्यों बोलेंगे? ऊपर की ओर उत्तर होता है, ऐसे होता है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है या हमने नक्शों में देखा है, शाबाश बैठेंगे, कि अगर हम 4 दिशाएं मानते हैं, कौन कौन सी है 4 दिशाएं हमारी? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। तो अब इसमें मैं दक्षिण
सी होगी? पूर्व दिशा होगी ये वाली। और ये वाली कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो यानी हमें ये पता लग गया कि ये चार दिशाएं जो है वो इस तरह से ही चलती है। ठीक है, तो जब ऊपर की दिशा को हम कौन सी दिशा बोल रहे हैं? उत्तर दिशा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी। अब दो ही ध्रुव है हमारे पास। कितने ध्रुव है? दो ध्रुव है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी नक्शा हम देखते हैं तो चाहे नक्शे में और कुछ लिखा हो कि नहीं लिखा हो, पर हम ये हमेशा देखेंगे कि इंडिकेशन हमेशा ऊपर की ओर होगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये कैसा नक्शा ऊपर की साइड क्या है। हमेशा क्या है? हमेशा ऊपर की साइड उत्तरी ध्रुव है। इसके अंदर उत्तर की ओर इंडिकेशन करते हुए हमेशा नक्शा बनाया जाता है कि नक्शे में हमेशा ये वाली दिशा जो है वो कौन सी होगी? उत्तरी होगी। ये वाली दिशा पूर्वी होगी। ये वाली दिशा पश्चिमी। और नीचे की दिशा दक्षिणी। इसीलिए अगर हम भारत की बात करें तो इसको हम दक्षिणी भारत कहते हैं। इन वाले राज्यों को हम दक्षिणी भारत वाले राज्य कहते हैं ना अपन, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया इंग्लिश में कई बार बोलते हैं अपन, है ना। कई लोग हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो साउथ इंडिया के हैं। साउथ की मूवीज भी होती है। शाबाश, मूवीज के लिए तो मजा आ गया, है ना। और कौन देखता है मूवीज? सारे देखते हैं। साउथ की मूवी कौन देखता है? शाबाश। चलो, तब समझ में आया हमें साउथ का क्या मतलब होता है। साउथ की दिशा में जो राज्य हैं उनको साउथ स्टेट्स कहा जाता है। ऐसे ही इसको नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। अगर हमसे कोई पूछता है, अगर हम साउथ में चले गए कि आप कहाँ रहते हो, तो हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, इंडिया के बाहर भी अगर हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? कोई आपसे पूछता है तो इंडिया। आप पूछेंगे इंडिया में कहाँ के, तो हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया के। हम नॉर्थ में ही रहते हैं ना यहाँ पे। वैसे हमारा जो राजस्थान है वो वेस्ट पार्ट में आता है। वेस्ट यानी पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। और अगर दो भाग करते हैं तो इसको हम कहते हैं साउथ और इसको कह देते हैं नॉर्थ, उत्तरी। और अब इसको वेस्ट पार्ट कहते हैं और इसको पूरा का पूरा ईस्ट पार्ट कहते हैं। और आपको पता है ये वाली जो अलग से एक दिख रहे हैं आपको इतने से, ये 7 स्टेट्स है अलग से, यानी कि यहाँ से छोटा सा दिखता है इसलिए हमें अलग होता है। वैसे तो हमारे भारत का ही भाग है ये। तो इसको कहा जाता है 7 सिस्टर्स ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न 7 सिस्टर से ही समझ में आ जाता है कि ये 7 बहनें हैं, यानी कि 7 स्टेट्स हैं। और इनको वैसे ईस्टर्न पार्ट भी कहते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब आते हैं यहाँ पे। और इन सबको ईस्टर्न पार्ट कहा जाता है। इसी तरीके से ये तो बड़ा इंडिया का है। अगर हम सिर्फ राजस्थान का देखें तो राजस्थान को भी हम ऐसे ही 4 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इसी पे हम यूं बांट देते हैं, यानी ये वाला पोर्शन जितना इतना होगा किसका आ गया? उत्तर का। नीचे वाला दक्षिणी, ये वाला पोर्शन पश्चिमी, और ये आ गया पूर्वी। यानी अगर हम जयपुर की बात करें तो वो कहाँ आएगा? पूर्व में। किसके पूर्व में आता है? राजस्थान के पूर्व में आता है। ठीक है, अगर राजस्थान के हम किसी हिस्से की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि यह राजस्थान के पूर्वी भाग में आता है। समझ में आया आप सबको ये वाली बात? परंतु भारत के पूर्वी भाग में थोड़ी ना आता है ये। यानी हम अगर नक्शा देखते हैं तो हमें वैसे ही समझ में आ जाता है, ये बात हमें याद करने की होगी ही नहीं। अभी हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में लिखा हुआ होता है, फिर हम उसको देखते हैं, फिर याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरा पश्चिम करते रहते हैं ना ऐसा कई बार, पूर्वोत्तर भाग, ऐसा कई बार हम पढ़ने में आता है। पर अब ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, है ना, कि हम जयपुर में रहते हैं और जयपुर जो है वह राजस्थान का पूर्वी भाग है। और अगर कोई दक्षिणी भाग होगा तो दक्षिण में ढूंढेंगे हम यहाँ डूंगरपुर,
अगर कोई डूंगरपुर में रहता है यानी कि राजस्थान के कौन से भाग में रहता है? दक्षिणी भाग में। और सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है श्री गंगानगर। तो गंगानगर में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तर। यानी कि हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नक्शा देख के अपने आप ही समझ गए कि हमको क्या है, कहाँ पर रह रहे हैं, हम कौन सी दिशा में हमारे जगह के हिसाब से देख सकते हैं। और इसी हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें जयपुर से दिल्ली जाना होगा, इसके अंदर अगर हम ढूंढते हैं तो जयपुर तो यहाँ पर है ना, और दिल्ली इसी के आसपास ही रहा। तो अगर हमें जयपुर से दिल्ली जाना है तो कौन सा रास्ते से जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे या यूँ घूमने कहीं से जाएंगे? नहीं, ऐसे सीधे जाएंगे। तो हम बीच में रास्ते सोच सकते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाना है। यानी बहुत सारे फायदे जो है वो हमें इससे होते हैं। अब हम आते हैं, हम ये मानते हैं कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी, ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब के जो सबसे बीच की रेखा है, सबसे बीच की जो रेखा है उसका क्या नाम है? सोचो, अभी मैंने बताया था। हाँ बताओ बेटा, उधर का पृथ्वी के बीच की रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। यानी कि इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है ये। और इसको हमने जो नाम मतलब एक नंबर से भी डिनोट किया वो 0 डिग्री मानी। क्या माना? 0 डिग्री। इसके ऊपर भी एक रेखा ऐसी मानी और एक रेखा काल्पनिक इसके नीचे भी मानी। जो ऊपर मानी वो है 23.5 डिग्री की जो रेखा है वह है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके जो नीचे की रेखा है इसको माना मकर रेखा। सभी बोलेंगे इस बात को? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। और दोनों 23.5 डिग्री का है, दोनों 23.5 डिग्री का है। ये तो 0 भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, ये ऊपर कर्क रेखा हो गई और इसके नीचे मकर रेखा हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं अगर हमने एक बीच की लाइन है ये भूमध्य, यानी कि 2 भाग हो गए, तो इस भाग को क्या नाम देंगे? इस पूरे भाग को क्या नाम देंगे? पूरे भाग को हाँ बताओ। उत्तरी भाग। शाबाश, अभी अभी हमने यही बात करी थी, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो ये है उत्तरी गोलार्ध। गोला, गोले का आधा, उत्तर तो है ही, उत्तरी तो सबको समझ आया। ये दक्षिणी है और क्या है? गोलार्ध। क्या है? गोलार्ध। एक और बोलेंगे, गोल और आधा भाग, गोले का आधा भाग। क्या बोलेंगे? यानी गोलार्ध, गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग और गोले का आधा भाग, तो दोनों को गोलार्ध कहेंगे। पूरा भाग तो गोला है ना, और आधा आधा भाग गोलार्ध है। तो गोलार्ध जो आधा ऊपर वाला है उसको क्या नाम देंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाले को क्या देंगे? दक्षिणी गोलार्ध। शाबाश। तो ये तो हुआ उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला हुआ हमारा ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी क्या सबको समझ में आया कि हमने पृथ्वी को कैसे बांटा? पृथ्वी के बीच की एक परिधि करी, उसको भूमध्य रेखा बोला। भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी भाग कहलाया, नीचे का भाग दक्षिणी भाग कहलाया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम कुछ जो महाद्वीप है वो कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, चलो आप ये बताइए कि इसके अंदर आपको 0 डिग्री समझ आ रही है? भूमध्य रेखा, ठीक है, बीच की हम मानते हैं ये भूमध्य रेखा होगी। तो उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में आता है? बताओ, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध। देखिए उत्तरी अमेरिका लिखा हुआ है और उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में आ रहा है? उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अभी आप देखो
ये भूमध्य रेखा है हमारी, इसके ऊपर है या ये नीचे है? ये वाला नीचे है, तो इसको कौन से गोलार्ध में आया? नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या लिख दिया? दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका लिखा। अब आप देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका। क्यों नाम दिए ऐसे? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर है और ये भूमध्य रेखा से नीचे है। चलिए अब आप देखेंगे इधर, ये गोलार्ध है, सबको समझ में आ रहा है ना ये वाला? तो देखिए, इस भूमध्य रेखा के ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे है तो दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब समझ आया उत्तर को उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये भी अपने को पता है, आपको सबको दिख रही है ये वाली रेखा? इस रेखा के ऊपर कितने हैं दिख रहे हैं? आप मुझे बताइए। और नीचे कितना है? अफ्रीका जो है कितना ऊंचा है और कितना नीचा है बताइए? कितना उत्तरी भाग में और कितना दक्षिणी भाग में है? पूरा दक्षिणी में ही है। देखो फिर से, आधा आधा, यानी आधा ऊपर है और आधा नीचे है। शाबाश। और यहाँ पर यूरोप लिखा है। यूरोप बताइए कि इसके ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, यानी ज्यादातर भाग अफ्रीका का भी और यूरोप का भी ऊपर है। ठीक है, अभी आपको एशिया दिखता है? क्या यहाँ से सबको एशिया दिख रहा है? एशिया जो है वह गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी में या दक्षिणी में? अभिषेक बताएगा। अभिषेक बताओ बेटा। उत्तरी में। उत्तरी में। हमें दिख रहा है तो साफ साफ दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में है। अब एक और बात मुझे बताएंगे कि क्या दक्षिणी गोलार्ध में कितने महाद्वीप हैं? मैं गोल गोल घुमा रही हूँ और यहाँ देखती हूँ, आप लोग देखिए, क्या दक्षिणी भाग में कोई और है क्या जो पूरी तरीके से दक्षिणी में ही हो? कौन सा है बेटा? दक्षिणी अमेरिका पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में है। और बताओ बेटा। शाबाश, ऑस्ट्रेलिया। ये दो महाद्वीप पूरी तरह से कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और बाकी सारे कहां पर हैं? उत्तरी गोलार्ध। अब आप एक बात और देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जब कम महाद्वीप है तो वहां ज्यादा क्या है? पानी। या तो महाद्वीप है, हमने पढ़ा था, या महासागर है। तो जब महाद्वीप है या महासागर है तो उनमें से उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा महाद्वीप हैं और कम महाद्वीप कहां पर है? तो ज्यादा क्या है दक्षिणी गोलार्ध में? पानी ज्यादा है, यानी महासागर ज्यादा है। तो क्या आपको इसको पढ़ने से समझ में आया कि हमें किस तरह से इसको देखना? समझ में आ रहा है ना आपको कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। अब हमें बताइए कि हमारा इंडिया सिर्फ मुंह में, अपने मन में देखेंगे, मन में बताएंगे नहीं सबको, ठीक है? ये देख लेना, तो जो मैं पूछूंगी प्रश्न अच्छे से, कौन सी रेखा है ये भी देख लेना। दिख रही है कोई रेखा? रेखाएं दिख रही है? भारत दिख रहा है? भारत दिख रहा है आपको? अब भारत कौन सी रेखा के ऊपर है या नीचे है? देखना अपने मन में। ये भारत है, अब देखना भारत कौन सी रेखा के ऊपर या नीचे है, ठीक है? अच्छे से देखेंगे इसको। ये भारत दिख रहा है, भारत देखेंगे कि कौन सी रेखा के ऊपर या नीचे है, और देखेंगे अच्छे से। आपको देखा? देखो इसमें ये भारत है और भारत कौन सी रेखा के ऊपर या नीचे है? सबने देखा ना अब तो? ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब मुझे बताएंगे कि भारत इसमें है या इसमें है। मुझे ये, अरे वाह, सारे बच्चों ने हाथ ऊंचा कर लिया, शाबाश। तो अब मेरे हिसाब से भारत कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? चलिए बीच में खड़ा
कौन से? ऊपरी भाग में है। किसके ऊपरी भाग में है? किसके ऊपरी भाग में है? बताओ, खड़ा हो बेटा। उत्तरी रेखा में। उत्तरी रेखा में है। सोचो और सोचो, ये भी थोड़ा सा गलत है। बोलो। उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में का क्या मतलब? मैंने अभी शाबाश। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध। जब हम सही नहीं बोलेंगे ना शब्दों को तो वो गलत होता है। गोला यानी पूरा, बताया था ना अभी आपको मैंने, ये गोला है। गोलार्ध गोले का आधा भाग। अब आप बोलते हैं उत्तरी गोले में है, गलत बात। गोलार्ध में यानी गोले के आधे भाग का जो ऊपर का भाग है उसमें। ठीक है, सबको ये बात समझ आ गई? ये बात आपको कैसे पता लगी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है? आपको नक्शे में देखने से कैसे पता लगा? ग्लोब में देखने से कैसे पता लगा? आपने सबने क्या देखा इसमें? भूमध्य रेखा। यही देखा? अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि भूमध्य रेखा का क्या मतलब होता है? बताओ, खड़ी हो। बीच की रेखा। भूमध्य रेखा का क्या मतलब होता है? बीच की रेखा, यानी भू के मध्य की रेखा। और हम जब भी देखते हैं इसको तो हम किसको देखते हैं? भूमध्य रेखा को सबसे पहले देखते हैं। अब भूमध्य रेखा को इसको उधर खड़ा। भूमध्य रेखा से हमने देखा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, पर अभी अभी हमने ये भी देखा कि यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ पर मकर रेखा है। तो यानी हमारा जो भारत है वो मकर रेखा में तो नहीं आता। नहीं आता ना? क्यों नहीं आता? क्योंकि तो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आ सकती है। पता नहीं है आ रही है कि नहीं आ रही है, पर आ सकती है। पर मकर रेखा अगर कहीं आ रही है तो वो कहाँ आती होगी? और दक्षिणी में कौन कौन से भाग थे? सोचो। दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में हम देख सकते हैं कि कर्क रेखा गुजरती होगी। कर्क रेखा गुजरती होगी ना उसके बीच में से। और मकर रेखा और कर्क रेखा ऊपर के भाग में। तो अब हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री वाली जो कर्क रेखा है वो क्या गुजरती है क्या? तो हमें वो इसमें देखना होगा। इसमें क्यों देखेंगे? क्योंकि ये बड़ा रेखांश है ना, इसमें आसानी से दिखेगा। आप देखो इसके अंदर कहीं पे 23.5 लिखा है? लिखा। आपने देखा? लिख रहा है? सबको दिख रहा है क्या? देखो 23.5 डिग्री कहाँ होगा? भारत में कहाँ से जाएगी 23.5? सोच के देखो हल्का सा है। देखो दिख रही है आपको सबको? चलो, अब हमने इसमें देखा कि 23.5 डिग्री की जो यह रेखा है यह कहाँ जाती है? कहीं से बीच में इधर से इधर। यहाँ हमने देखा 22 लिखा है, 26 लिखा है, 30 लिखा है, 34 लिखा है। इधर भी हमने देखा तो एक बीच की लाइन यहाँ 23.5 दिख रही है। क्या दिख रही है सभी को? आपको दिखाई थी मैंने, है ना? ये देखो, ये अब ये जो 23.5 डिग्री यहाँ से यहाँ जा रही है, ये वाली यहीं से जा रही है। यानी हमारे भारत को आधा आधा काट देती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से जाती है। कहाँ से जाती है? मध्य से जाती है, बिल्कुल। यानी अगर ये कर्क रेखा है तो हमारा इंडिया का हम जब भी मैप बनाते हैं तो हम मैप पर क्या देखेंगे? यहाँ पर बनाएंगे। जब भी मैप का बीच का जो भाग आएगा, यानी ये वाला जो भाग है इस तरीके का यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब अगर हमारे को पहले बनाना होता, जैसे कल परसों अपन ने जब पढ़ा था, तो हम क्या करते? गोला बनाते और ऐसे ऐसे दिखा देते ना। कौन से गोलार्ध में है पता लगता? नहीं।
का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा भी और रेखाएं होती हैं जिसमें इसके ऊपर आर्कटिक रेखा है, इनके ऊपर जो एक और इमेजिनरी लाइन मानी है वो आर्कटिक रेखा है, और उसके अलावा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी हमारी हमेशा इतनी सी टेढ़ी ही रहती है क्योंकि ये अक्षों पर घूमी हुई, ऊपर आकाश में भी इसी तरीके से टेढ़ी है। ये हमें ऐसा लगता है कि ये टेढ़ी है और सीधा करना है, और ये एक्चुअल यही पोजीशन इसकी रहती है। ठीक है, अब हमने आज पढ़ा कि जो ऊपर से नीचे रेखाएं आती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं, जो रेखाएं आड़ी काटी जाती हैं उनको कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, जो इधर से इधर चलती हैं। नक्शों में कई रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। नक्शों को रंगों से हमें पता लगता है कि कई रंग कई चीजों को बताते हैं। जैसे मिट्टी का रंग है, और मिट्टी दिखानी है कि कौन से भाग में कौन सी मिट्टी है, तो मिट्टी के रंग से भी बताया जा सकता है। जहाँ ज्यादा पेड़ है तो ज्यादा हरा रंग दिखाया जा सकता है, कम पेड़ है तो कम हरा रंग दिखाया जा सकता है। ये राजनीतिक नक्शा है जिसके अंदर बता रखा है कि कौन सी बाउंड्री कौन से राज्य की है। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें जो है इन्हीं नक्शों के द्वारा देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें हमने पता लगाया नीला रंग है, और अगर और कोई रंगों वाला इसमें दिख रहा है तो वह क्या होगा? महाद्वीप हो गया, या थलीय भाग, थल है, जलीय भाग और थलीय भाग, यानी कि वो थल है। तो इस तरीके से हमको नक्शों से और ग्लोब से बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां मिल जाती हैं। एक जो सबसे अच्छी जानकारी मिलती है वो है दूरी की जानकारी। मान लीजिए हम एशिया के भारत में है हम लोग, हमें जाना है उत्तरी अमेरिका, तो हम लोगों को कहां तक आना होगा? पूरा घूम के और हमें यहाँ तक आना, यानी उत्तरी अमेरिका पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पर अगर हमें यूरोप आना है तो यहीं तक आना है, तो ये थोड़ी कम दूरी है। अगर हमें अफ्रीका जाना है तो भी बराबर दूरी होगी इसकी और इसकी होगी ना। पर अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया सबको? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी दूरी कम, यानी सबसे दूर कौन सी जगह हो गई? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और थोड़े थोड़े पास में। अगर हमें उत्तरी ध्रुव तक आना है तो हमें इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और दक्षिणी ध्रुव तक जाना है तो इतनी दूरी। अब बताओ इसमें देख के कौन बताएगा मुझे कि दक्षिणी ध्रुव पास में है हमारे या उत्तरी ध्रुव पास में? सोचो, बताओ। ये हमारा भारत है, भारत का से उत्तरी ध्रुव पास में है या दक्षिणी ध्रुव पास में? सोच के बताओ, बताओ बेटा। उत्तरी ध्रुव। आपको कैसे पता लगा कि उत्तरी ध्रुव पास में है? क्योंकि हम खुद कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो नेचुरली हमें उत्तर में पहुंचने में जल्दी मतलब पहुंच जाएंगे, कम समय लगेगा हम लोग, और नीचे पहुंचने के लिए हमें ज्यादा समय चाहिए पहले। तो इस तरह से हम बहुत सारी जानकारियां भूगोल से संबंधित एक नक्शे से या ग्लोब से ले सकते हैं, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता है पूरा, जिसके लिए हमें यूं इसमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं रह पाती है। परंतु किताब का अपना महत्व है और इस ग्लोब का अपना महत्व है। ग्लोब के अंदर सारी जानकारियां नहीं हो सकती लिखित, इसलिए हमें इसकी किताब भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसी के साथ आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम अगले विषय के अंदर फिर इसमें आएंगे कि इसमें हम कौन कौन से भूस्थलाकृतिक आकृतियां देख सकते हैं। सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ।